आप सभी का वापस से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लास्ट में हम सममित एल्कीनों की HX के साथ अपक्रिया करा चुके थे और हेलो एल्केन का निर्माण कर चुके थे। ये सममित एल्कीन से थी, HX का निर्माण करवाया था और आपका हेलो एल्केन का निर्माण हो गया था। अब बात करते हैं असममित एल्कीन से। असममित एल्कीन देखते हैं, पहले सममित है कि असममित है, आप सबको बताना है। बताओ कैसे देखते हैं? तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाथ रखो। इधर तो CH2 है और इधर CH3 अलग है, तो ये कैसे होगी? असममित एल्कीन। असममित एल्कीन पर HX का योग आपका मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, पहले वो पढ़ेंगे तब जाके ये पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम। अभी मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है वो देखते हैं। तो आपको मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में क्या बताया मार्कोनिकॉफ नियम ने, इसके बारे में वो देखते हैं। तो देखिए मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है, अब HX को तोड़ो पहले, इनमें से विद्युत दृढ़ता किसकी ज़्यादा है? Cl की। तो यहाँ पे क्या आएगा आंशिक माइनस और यहाँ पे क्या आएगा आंशिक धनावेश। तो वो क्या कहता है कि जब असममित एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है तो HX के ऋणात्मक समूह कौन सा है? Cl, क्योंकि इस पे आंशिक माइनस है, इस पे आंशिक धनावेश है। तो असममित एल्कीन पर जब HX का योग कराया जाता है तो HX के ऋणात्मक समूह का योग द्विबंध वाले ये दो कार्बन है, क्योंकि इन्हीं के मध्य में क्या बन रहा है? द्विबंध बन रहा है। तो द्विबंध वाले उस कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। वापस से सुनिए कि जब असममित एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है तो HX के ऋणात्मक समूह का योग मतलब X समूह का योग द्विबंध वाले उस कार्बन पे होता है। असममित एल्कीन के द्विबंध वाले उस कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बताइए कम किस पे? द्विबंध वाले ये कार्बन है, क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे दो हाइड्रोजन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो ये द्विबंध वाले कार्बन। अब इनमें से हाइड्रोजन कम कहाँ पे है? इस वाले कार्बन पे, क्योंकि एक ही और यहाँ पे कितने? दो। तो ये वाला जो कार्बन है इस पे इसका योग कराना है और H का इस पे करा देंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम है, H और Cl, एक पे H जोड़ना है, एक पे Cl। हमने सममित एल्कीन में H का योग किसी भी कार्बन पे करा दिया था और Cl का भी योग किसी भी कार्बन पे, लेकिन असममित एल्कीन में ऐसा नहीं होता है। असममित एल्कीन में मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार HX के ऋणात्मक समूह का योग असममित एल्कीन के उस द्विबंध वाले कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम यहाँ पे कैसे होगा? तो देखते हैं CH3CH, पहली चीज डबल बॉन्ड टूटेगा तभी जुड़ेंगे, एक एक साइड लगता फिर। अब यहाँ पे कौन कहाँ पे Cl जुड़ेगा, कहाँ पे H? तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि ऋणात्मक समूह का योग, HX के ऋणात्मक समूह का योग द्विबंध वाले उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम हो। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? Cl, यहाँ पे H। तो ये क्या हो गया? CH3 CHCl CH3। नाम लिखें IUPAC पद्धति में तो क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग हेलोजन कौन से परमाणु पे? कार्बन परमाणु पे दूसरे पे। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरीके से असममित एल्कीन पर HX का योग होता है। HCl का योग कराया तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर HX का योग होता है। अब ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार HX के ऋणात्मक समूह का योग असममित एल्कीन के उस द्विबंध वाले कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हमारे द्विबंध वाला ये कार्बन है दोनों, तो इनमें से इस वाले पर हाइड्रोजन कम है तो इस पर Cl जोड़ दिया और दूसरे वाले पर क्या जोड़ दिया? H। तो इस तरीके से आपके असममित एल्कीनों से हेलो एल्केनों का निर्माण होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक जगह पे आती है, जब HBr का योग कराएं और अगर वो किसकी उपस्थिति में करा दें, HBr का योग किसी भी पेरोक्साइड उपस्थिति में, किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, चाहे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो चाहे वो बेंजोइल पेरोक्साइड हो, इनकी उपस्थिति में कराने पर
जो उत्पाद प्राप्त होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के जस्ट विपरीत होता है। कैसे देखते हैं, तो अब यहाँ पे HBr होता तो सब कुछ ऐसे ही होता, क्योंकि H x है, x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे होता, अगर HBr का योग करा दें और तीर पर कोई भी परऑक्साइड लिख दिया होता, जैसे H2O2 लिख दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, या फिर आप बेंजोइल परऑक्साइड लिख सकते हो C6H5CO का होल ट्वाइस O2, किसी भी परऑक्साइड की उपस्थिति में, चाहे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो चाहे बेंजोइल परऑक्साइड हो, इन दोनों में से किसी की भी उपस्थिति में अगर HBr का योग करा रहे हैं तो आपका मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या खरास प्रभाव, खरास प्रभाव क्यों बोलते हैं, या परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड के कारण हो रहा है इसलिए परऑक्साइड प्रभाव, खरास प्रभाव क्योंकि खरास नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था। तो देखिए मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि Br का योग जो HX के ऋणात्मक समूह का योग है वो असमित एल्कीन के उस द्विबंध वाले कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, लेकिन हाइड्रोजन कम इस पे। लेकिन अगर परऑक्साइड लिखे आ जाए तीर पे तो ये परऑक्साइड प्रभाव केवल HBr पे लगता है। तो अब Br कहाँ जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो क्या उत्पाद बनेगा CH3 CH, पहली चीज तो डबल बॉन्ड तोड़ा, एक संयुक्त तक। अब हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ Br जुड़, और दूसरी जगह पे क्या जुड़ गया H, तो ये क्या बन गया CH3 CH2 CH2 Br। नामकरण करें तो 3 कार्बन और ब्रोमीन पहली स्थिति पे, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से एल्किनों से HX के निर्माण की बात की। इसमें आपका मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर परऑक्साइड लिखे हुए हैं और उन परऑक्साइडों के कारण HBr के अपोजिट उत्पाद प्राप्त होता है, और इस प्रभाव को परऑक्साइड प्रभाव या फिर खरास प्रभाव बोला जाता है, या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो इस तरीके से अगर तीर पर परऑक्साइड लिखा हुआ है तो ही ये काम होगा, अन्यथा जैसे हम पहले कराई थी HCl HBr के, अगर तीर पे नहीं है कुछ तो सिंपली वही मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या है कि असमित एल्कीन के उस द्विबंध वाले कार्बन पर HBr के ऋणात्मक समूह का योग होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। लेकिन अगर तीर पर परऑक्साइड लिखे हुए हैं और HCl केवल HBr को छोड़ के बाकी कोई और होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल फर्क पड़ता है HBr पर। अगर HBr है और ये परऑक्साइड लिखे हुए हैं तो ही उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत बनता है। तो नोट लगा के हम लिख सकते हैं, क्या नोट लगा के हम लिखेंगे कि HBr का योग परऑक्साइडों की उपस्थिति में कराने पर ही उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। अगर परऑक्साइड लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पर HCl होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार यहाँ पे आपका Cl और यहाँ पे H। इसका मतलब क्या है कि आपका मार्कोनिकॉफ नियम जो परऑक्साइड प्रभाव है या खरास प्रभाव है, वो दोनों ही प्रभाव केवल HBr पर लगते हैं, और किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइडों की उपस्थिति में। तो ये नोट लगा के लिख सकते हैं। ये किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल HBr पे पड़ता है। और HBr का योग अगर इनकी किसी भी परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद प्राप्त होगा, और अगर परऑक्साइड नहीं है सिंपली करा रहे हैं तो वही मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। इस तरीके से बात की। हेलो एल्केनों के बनाने की विधि 2 प्रकार से हम पढ़ चुके हैं, पहली एल्केनों से और दूसरी एल्कीनों से। एक बार देखिए इसको, इसके बाद आगे तीसरी बनाने की विधि पढ़ते हैं। तीसरी आपकी जो बनाने की विधि है वो बात करेंगे एल्कोहल से। एल्कोहल क्या होते हैं, तो एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह होता है OH। एल्कोहल बनते कैसे हैं, तो वही इसी तरीके से जैसे अभी बोला था कि जब एल्केनों में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला और हेलोजनों का क्रियात्मक समूह X जोड़ दिया तो क्या बन गया, हेलो एल्केन। इसी तरीके से अगर
अब क्या जोड़ दें, एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह जो क्या होता है OH, OH जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो आपके क्या बनेंगे एल्कोहल। तो ये होते हैं एल्कोहल, जब एल्केनों में क्या जुड़े हुए OH एल्किल समूह। तो अब देखते हैं एल्कोहलों से किस तरीके से हम हेलो एल्केनों का निर्माण करेंगे, तीसरे प्रकार के, और इसमें भी पहली विधि। एल्कोहलों से हम 4 प्रकार से हेलो एल्केनों का निर्माण करेंगे। पहली विधि पढ़ रहे हैं, जब एल्कोहलों की अभिक्रिया HX के साथ, वही हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा रहे हैं, और इस अभिक्रिया को ग्रोव नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसकी वजह से इसको ग्रोव प्रक्रम भी बोला जाता है। तो कभी कभी डायरेक्टली नाम से पूछी जाती है कि ग्रोव प्रक्रम लिखिए, तो कैसे होती है अभिक्रिया, ये हो या आपके एल्कोहल। अभी आर क्या है, तो अभी आपको बनाया था CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल के एक OH जोड़ा था, तो CH3OL, और ये क्या है एल्किल समूह, उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करती है आर से, ROH बोलते हैं। ROH नहीं लिखना है सीधा, जैसे ये लिखा CH3OH, और इसकी रिएक्शन करा दी HX के साथ, HX के साथ कराई, और किसकी उपस्थिति में कराई, निर्जल ZnCl2। तो ये 2 की उपस्थिति में होती है, निर्जल ZnCl2 और सांद्र H2SO4। क्यों? क्योंकि दोनों में ही जल का निष्कासन होता है। आप निर्जल ZnCl2 भी ले सकते हो और सांद्र H2SO4 भी ले सकते हो। तो देखिए HCl2 देखा तो H प्लस और Cl माइनस, ऐसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर है, यहाँ पे आंसर माइनस है, इस पे आंसर धन आ जाएगा। ये माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को, और ये प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को। ये CH3Cl, और ये H और OH क्या बना लेंगे, H2O। तो इस तरीके से ये था हमारा मेथेनॉल, और इस मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन मतलब हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। निर्जल ZnCl2 या फिर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है, ग्रोव प्रक्रम होती है। एल्कोहलों की अभिक्रिया सीधे ही किसके साथ करा देते हैं, HX के साथ। X से यहाँ पे आप HCl, HBr, HI किसी का भी यूज करते हैं, लेकिन उनमें निर्जल ZnCl2 के साथ में सांद्र H2SO4 का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी तीसरी बनाने की विधि हुई। आगे अगली विधि की बात करते हैं। तो अगली विधि है सेकंड विधि है एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, SOCl2 से कराने पर। और इस वीडियो को करेंगे, इस रिएक्शन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।